कभी सोचा है कि एक सच में सुरक्षित वर्कप्लेस बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? आज हम ISO 45001 को लागू करने के कुछ बहुत ही आसान और असरदार कदमों को समझने वाले हैं, जिससे किसी भी कंपनी का सेफ्टी सिस्टम एकदम मजबूत बन सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हनुमंत गोडसे है। EHS प्रोफेशनल होने के नाते मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज मिलकर सीखते हैं ISO 45001 को लागू करने का सबसे सीधा और सबसे आसान तरीका। एक मजबूत और सुरक्षित वर्कप्लेस बनाने की हमारी ये जो यात्रा है, ये 3 बहुत ही आसान फेजेस में पूरी होगी। सबसे पहले हम एक ठोस नींव रखेंगे, फिर उस नींव पर जोखिमों को मैनेज करना सीखेंगे और आखिर में लगातार सुधार करते करते सर्टिफिकेशन तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फेज 1 से। एक बात सोचिए, जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक गहरी नींव चाहिए होती है ना? बिल्कुल वैसे ही एक सेफ कंपनी के लिए एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की नींव चाहिए, और यही वो नींव है जिसे हम अब तैयार करने जा रहे हैं। इस नींव के 4 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। पहला, एक क्लियर सेफ्टी पॉलिसी बनाना। दूसरा, सभी खतरों को पहचानना। तीसरा, सबको सही ट्रेनिंग देना। और चौथा, हर किसी की भूमिका तय करना। तो सबसे पहला कदम है सेफ्टी पॉलिसी। और देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक वादा है। इसमें मैनेजमेंट का कमिटमेंट साफ साफ दिखना चाहिए, ताकि हर किसी को पता चले कि सेफ्टी को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। और सबसे जरूरी, इसे हर एक कर्मचारी तक पहुंचाना होगा, ताकि सेफ्टी सिर्फ एक नियम न रहे, बल्कि सबकी आदत बन जाए। अगला कदम है खतरों की पहचान करना। मतलब ये कि हम किसी दुर्घटना के होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि एक्टिव होकर खतरों को ढूंढेंगे। इसके लिए हम रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं और HIRA यानी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट जैसी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हर पहचाने गए खतरे को एक रजिस्टर में लिखना बहुत जरूरी है, ताकि कुछ भी हमारी नजरों से ना छूटे। अब सोचिए, पॉलिसीज तो बन गईं, नियम भी बन गए, लेकिन उनका क्या फायदा अगर लोगों को उनके बारे में पता ही ना हो? इसीलिए ट्रेनिंग इतनी ज्यादा जरूरी है। ये कर्मचारियों को सिर्फ नियम नहीं बताती, बल्कि उन्हें खतरों को पहचानने और सही एक्शन लेने के लिए तैयार करती है। और हाँ, सेफ्टी कोई एक दिन का काम नहीं है, इसलिए समय समय पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, सेफ्टी ना एक टीम गेम की तरह है। इसमें हर किसी का एक रोल है। मैनेजमेंट का काम है कि वो जरूरी रिसोर्सेज दें। सेफ्टी कमेटी का काम है सब कुछ देखना और रिव्यू करना। और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वो नियमों को फॉलो करें और कोई खतरा दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। जब हर कोई अपना रोल समझता है, तभी तो सिस्टम ठीक से काम करता है। तो ठीक है, हमारी नींव तो एकदम पक्की हो गई है। अब बारी है दूसरे फेज की, जहां हम इस नींव पर एक मजबूत सिस्टम खड़ा करेंगे। यहां हम सिर्फ खतरों को पहचानेंगे नहीं, बल्कि उन्हें एक्टिवली मैनेज और मॉनिटर भी करेंगे। तो एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है कि खतरा तो मिल गया, अब क्या? अगला कदम क्या होना चाहिए? इसका जवाब हमें जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में मिलता है। इसका जवाब हमें मिलता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स में। ये एक पिरामिड की तरह है, जो हमें बताता है कि खतरे को कंट्रोल करने का सबसे असरदार तरीका क्या है। सबसे बेस्ट तरीका है खतरे को जड़ से ही खत्म कर दो। अगर वो मुमकिन नहीं, तो उसे किसी सेफ चीज से बदल दो। इसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, हेलमेट और ग्लव्स जैसे PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सुरक्षा की आखिरी लाइन है, पहली नहीं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। कई लोगों को लगता है कि ये बस फालतू की कागजी कार्रवाई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही रिकॉर्ड रखना ये पक्का करता है कि सारे प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ये ऑडिट के समय सबूत का काम करते हैं और किसी भी घटना से सीखने में हमारी मदद करते हैं। आप इसे अपने सेफ्टी सिस्टम की डायरी समझ सकते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो सिस्टम हमने बनाया है वो काम भी कर रहा है या नहीं? इसका जवाब है लगातार निगरानी। जैसे हम अपनी सेहत पर नजर रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेफ्टी की परफॉर्मेंस पर भी नजर रखनी होगी। रेगुलर इंस्पेक्शन करके और जरूरी डेटा, जिसे KPIs कहते हैं, उसे ट्रैक करके ही हम जान सकते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। यह ISO 45001 ट्रेनिंग हनुमंत गोडसे द्वारा विकसित की गई है। अगर आप इसे शेयर या रीपोस्ट करते हैं, तो कृपया पूरा क्रेडिट देना ना भूलें। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे जरूरी फेज में,
यहाँ हम ये देखेंगे कि हमारा सिस्टम कितना असरदार है, उसमें लगातार सुधार कैसे लाया जाए और आखिर में सर्टिफिकेशन कैसे हासिल किया जाए। सर्टिफिकेशन के फाइनल एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट देना तो बनता है, राइट? इंटरनल ऑडिट बिल्कुल वैसा ही है। ये एक तरह का सेल्फ चेक है जिसमें हम खुद ही अपने सिस्टम की कमियों को ढूंढते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन पूरा है या नहीं, प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और सिस्टम में कहाँ-कहाँ सुधार की जरूरत है। अब जब ऑडिट होगा तो उसमें से जो फाइंडिंग्स निकलेंगी वो मोटे तौर पे दो तरह की होती हैं। पहली है नॉन कन्फर्मेंस, जो एक रेड सिग्नल की तरह है, मतलब कोई ऐसी कमी है जिसे ठीक करना ही करना है। और दूसरी है सुधार का अवसर, जो एक सुझाव है कि हम अपने अच्छे सिस्टम को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। ऑडिट की फाइंडिंग्स मिल गईं, अब सबसे जरूरी काम है उन पर एक्शन लेना। करेक्टिव एक्शन से हम मौजूदा प्रॉब्लम को ठीक करते हैं और प्रिवेंटिव एक्शन से ये पक्का करते हैं कि वो प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो। यही कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का वो पहिया है जो सिस्टम को हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। और फिर आता है वो दिन, सर्टिफिकेशन का फाइनल सफर। इसकी शुरुआत होती है सर्टिफिकेशन बॉडी में अप्लाई करने से। फिर होता है स्टेज 1 ऑडिट, जिसमें डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। उसके बाद होता है स्टेज 2 ऑडिट, जहां वो आकर देखते हैं कि जमीन पर काम कैसा हो रहा है। और इन सब पड़ावों को पार करने के बाद मिलता है ISO 45001 सर्टिफिकेशन। तो इस पूरे सफर में हमने क्या देखा? यही कि ISO 45001 सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनाने का पूरा रोड मैप है। इसे सही से लागू करने से न सिर्फ एक्सीडेंट्स कम होते हैं, बल्कि हर कर्मचारी को यह भरोसा मिलता है कि उनकी सुरक्षा कंपनी के लिए सबसे पहले है। और याद रखिए, एक सुरक्षित कर्मचारी ही एक प्रोडक्टिव कर्मचारी होता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद और हमेशा सुरक्षित रहें।